भारतीय विधि एवं संवैधानिक इतिहास। प्रश्न 19 अ, पेज नंबर 105। प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषताएं एवं त्रुटियों का वर्णन कीजिए। उत्तर, 1919 के अधिनियम द्वारा यह निश्चित किया गया था कि भारतवर्ष में सुधार की जांच हेतु एक कमीशन 10 वर्ष पश्चात आएगा और उसकी सिफारिश के आधार पर ही आगामी सुधार पेश किए जाएंगे। यह अधिनियम 1927 ईस्वी में भारत आया, जिसे साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। इसका सारे देश में विरोध होने पर भी इसने अपना कार्य पूरा किया और मई 1930 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। इसकी रिपोर्ट पर विचार करने तथा भारत के लिए एक नया संविधान बनाने के लिए लंदन में 3 गोल मेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया। इस परिषद की सिफारिशों के आधार पर ही 1931 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने नए सुधारों का एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया, जिसमें प्रभावी संविधान की रूपरेखा पर प्रकाश डाला गया तथा इसके तथ्यों पर विचार करने के लिए संयुक्त संसदीय समितियों श्री एलिना लियोगो की अध्यक्षता में 1933 ईस्वी में नियुक्त की गई। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही 1935 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया, जिसकी निम्नलिखित विशेषताएं थी। पहला, आखिर भारतीय संघ की स्थापना। इस अधिनियम के अनुसार 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 कमिश्नर प्रांतों तथा देसी रियायतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ बनाने की व्यवस्था अधिनियम की धारा 5 व 6 के अनुसार की गई। प्रांतों को इस संघ में सम्मिलित होना जरूरी था, परंतु देसी रियायतों को सम्मिलित होना अनिवार्य नहीं था, परंतु वे लिखित संविदा के आधार पर सदस्य हो सकते थे। जो भी रियायत इसमें सम्मिलित होना चाहती थी, उसे एक स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़ते थे, जिसके द्वारा उन्हें अपनी अनेक शक्तियां केंद्र को देनी पड़ती थी। दूसरा, प्रांतीय राजस्व। 1936 ईस्वी के अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं प्रांतीय स्वायत्तता का प्रारंभ करके व्यवस्था परिवर्तन किया गया। इसके द्वारा प्रांतों को अपने आंतरिक मामलों में पर्याप्त स्वतंत्रता दी गई तथा वहां पर दोहरे शासन का अंत कर दिया गया। अब हस्ताक्षरित तथा संरक्षित विषयों के भेदभावों को समाप्त कर दिया गया। प्रांतीय शासन का एकीकरण हुआ और प्रांतीय शासन गवर्नर और उनके मंत्रिमंडल को भी प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं के प्रति उत्तरदायी थे। संयुक्त उत्तरदायित्व सौंप दिया गया। इस तरह मंत्रियों के हाथों में प्रांतों की शक्ति आ गई। भारत मैत्री का प्रांतीय शासन पर नियंत्रण गवर्नर जनरल के विशेषाधिकारों तक ही सीमित था। तीसरा, संघीय न्यायालय। इस अधिनियम में निश्चित किया गया कि देसी रियायतों तथा ब्रिटिश प्रांतों के आपसी तथा संघ के झगड़ों का निपटारा करने के लिए एक संघीय न्यायालय होगा। इस न्यायालय को 1935 ईस्वी के अधिनियमों की भी व्याख्या करने का भी अधिकार दिया गया तथा विधेयक व राज्य परिषद 2 सदन बनाए गए। चौथा, केंद्र में अवैध शासन व्यवस्था। इस अधिनियम के अधीन केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत सुरक्षित विषयों
में प्रतिरक्षण, धर्म संबंधी मामले, विदेशी मामले तथा कबीलों के मामले आदि थे, जिनका शासन गवर्नर जनरल की अपनी इच्छानुसार चल सकता था। हस्तांतरित विषयों का शासन चलाने के लिए गवर्नर अधिक से अधिक 10 सदस्यों वाली एक मंत्रिपरिषद नियुक्त करता था, जिनका विधान सभा में बहुमत हो। इस मंत्रिमंडल में देशी रियायतें व अल्पमतों के प्रति भी सम्मिलित करना अनिवार्य था। यह मंत्रिपरिषद विधान सभा की ओर से उत्तरदायी होती थी। वह दोनों प्रकार के सुरक्षित व हस्तांतरित विषयों का संरक्षण करने में तालमेल बनाए रखती थी। 5वां, रक्षा कवच व संरक्षण। इस अधिनियम में रक्षा कवच तथा संरक्षण की व्यवस्था अल्पमतों की रक्षा के लिए की गई थी। संसद ने ऐसा इसलिए किया कि अल्पमतों को बहुमत वाले संप्रदायों से किसी प्रकार का भय न रहे, किंतु राष्ट्रवादियों के अनुसार गवर्नर तथा जनरल को बहुत सारी शक्तियां देकर जनता की स्वतंत्रता पर एक प्रकार से रोक लगा दी थी। साथ में इसका यथेष्ट अनुपालन भी नहीं किया गया। 6वां, ब्रिटिश सांसद की प्रभुसत्ता। इस अधिनियम के बारे में संपूर्ण शक्तियां ब्रिटिश सांसद के पास थी और प्रांतीय व केंद्रीय विधानमंडल को इसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन करने का अधिकार नहीं था। वे एक निश्चित सीमा के अंदर संशोधन की सिफारिश कर सकते थे। वास्तविक सत्ता इस एक्ट के द्वारा भारतीयों को नहीं सौंपी गई। 7वां, मताधिकार का विस्तार। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में मताधिकार का विस्तार किया गया तथा 10% जनता को मत देने का अधिकार मिला। यह के 6 विधानमंडलों को 2 सदनों वाला बनाया गया। सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का विस्तार किया गया। केंद्र की विधानसभा के सदस्यों की संख्या 357 व राज्य के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करके 260 कर दी गई। दोनों सदस्यों में गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक करने का उपबंध रखा गया। 8वां, विषयों का आवंटन। 1935 ईस्वी के अधिनियमों के अनुसार विषयों का आवंटन 3 भागों में कर दिया गया: संघीय सूची, प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची। संघीय सूची में कुल 59 विषय थे, जिनमें से मुख्यतः केंद्रीय सेवाएं, डाक सेवा, तार का तार, रेडियो, मुद्रा व नोट, सशस्त्र सेवाएं, विदेशी मामले, भाव व मापों का मापन स्थापन और बीमा आदि थी। इस सूची पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्रीय विधानमंडल को था। प्रांतीयों में कुल 54 विषयों में से भू, राजस्व, शिक्षा, स्थानीय स्वशासन, कानून व व्यवस्था, जेल, कृषि, सिंचाई, अंतरिक्ष, व्यापार, उद्योग धंधे आदि थे। इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को था। फिर भी विशेष स्थिति में संघ इस प्रकार के कानून बना सकता था। समवर्ती सूची में ऐसे 36 विषय थे जिन पर केंद्र तथा प्रांतीय दोनों सरकारों को कानून बनाने का अधिकार था। यदि दोनों में किसी प्रकार का मतभेद उत्पन्न हो जाता था तो केंद्र विधानमंडल को प्रधानता दी जाती थी। इसमें मुख्य से बिजली, पगलखाने, व्यापार प्रक्रिया, दंड विधि, आर्थिक व सामाजिक योजना, विवाह व विवाह विच्छेद, जीवन संबंधी साक्ष्यों में जिनमें से जन्म व मृत्यु दर का पंजीयन शामिल है, समाचार पत्र, पुस्तकें व मुद्रणालय, अन्य न्याय व न्यायिक कारखाने, मूल्य नियंत्रण आदि थे।
अविशिष्टीय शक्तियाँ के संबंध में भारत के लोगों में कोई समझौता नहीं हो सका। ये शक्तियाँ न केवल केंद्र, राज्य और न समवर्ती सूची में सम्मिलित थी। कुछ राजनीतिक दल इन्हें केंद्र को तो कुछ दल प्रांतों को देने के पक्ष में थे। अंत में यह तय किया गया कि गवर्नर जनरल अपनी इच्छा से इन विषयों पर केंद्र या प्रांतीय विधानमंडलों का कानून बनाने का अधिकार दे सकता है। नवा प्रस्तावना। चूंकि ब्रिटिश सरकार की ओर से इस अधिनियम को पास करने के पूर्व किसी नई नीति की घोषणा नहीं की गई थी, इसलिए इसमें नई प्रस्तावना नहीं जोड़ी गई थी। 1919 के इस अधिनियम की जो प्रस्तावना रद्द हो चुकी थी उसे इससे जोड़ दिया गया, जिससे भारतीय लोग इस लुभावे में रहे कि ब्रिटिश सरकार का अंतिम लक्ष्य भारत को स्वराज्य देना है। 10वां सांप्रदायिक चुनाव पद्धति। यह चुनाव पद्धति भारत के हितों में हानिकारक सिद्ध हुई थी। फिर भी ब्रिटिश सरकार ने इसका और विस्तार कर दिया था और उन्हें केंद्रीय विधानमंडल में 33.5% स्थान दे दिया गया। इसके पूर्व 1919 ईस्वी के अधिनियम से अन्य जातियों को पहले ही पृथक स्थान मिल चुका है। मजदूरों व स्त्रियों को इस एक्ट के अनुसार पृथक अधिकार प्रदान किए गए, परंतु जहां भारतीय हिंदू अल्पसंख्यक थे वहां स्थान नहीं दिया गया। 11वां बर्मा आदान। इस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया और लंदन को पृथक कर इंग्लैंड के उपनिवेश दफ्तर के अधीन कर दिया गया। बरार को शासन की दृष्टि में मध्य प्रांत का अंग बना लिया गया, यद्यपि वहां निजाम हैदराबाद की नाममात्र की सत्ता स्वीकार कर ली गई थी। 12वां भारत परिषद की संपत्ति। भारत सचिव व भारत परिषद की प्रारंभ से ही अनेक कारण से कटु आलोचना की जाती रही है, इसलिए इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद समाप्त करके भारत सचिव की सहायता के लिए कुछ परामर्शदाता नियुक्त किए गए। भारत सचिव का हस्तांतरित विषयों पर नियंत्रण कम कर दिया गया, किंतु राज्यपाल व गवर्नर जनरल पर भारत मंत्री का नियंत्रण पहले की तरह बना रहा। इस तरह 1935 ईस्वी के अधिनियम द्वारा अनेक नवीन परिवर्तन किए गए। यह अधिनियम पुराने अधिनियम की अपेक्षा अधिक सुधारवादी था। 1935 के अधिनियम की त्रुटियां। भारत के सभी राज्य नीतिगत भारत सरकार अधिनियम 1935 की तीव्रता आलोचना की। इस अधिनियम में निम्नलिखित त्रुटियों के कारण इसकी बहुत आलोचना की गई। पहला, प्रांतियों में जो उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई थी वह नाम मात्र के लिए थी, क्योंकि गवर्नर तथा गवर्नर जनरल की शक्तियों में कोई कमी नहीं आई। बजट के मामले में अंतरिम शक्तियां उन्हीं के पास थी। दूसरा, यद्यपि कानून व व्यवस्था की जिम्मेदारी मंत्रियों को सौंप दी गई थी, परंतु प्रांतों में शांति कायम रखने की अंतिम जिम्मेदारी गवर्नर की ही थी और वहां इस बहाने किसी भी बात को प्राप्त के हित में भारत के क्रांतिकारियों को दबा सकते थे व नागरिकों की स्वतंत्रता का अपहरण कर सकते थे। तीसरा, जिस अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात उसमें कही गई थी वह अत्यंत दोषपूर्ण थी, क्योंकि इसमें ब्रिटिश प्रांतों को मिलना अनिवार्य था, किंतु देशी रियायतों का
मिलाना उनकी इच्छा पर निर्भर था। ब्रिटिश प्रांतों में उत्तरदायी सरकार स्थापित हो चुकी थी, जबकि देसी रियायतें निरंकुश थी। ऐसी आसमान इकाइयों का संघ और एक साथ मिलान गलत था। इस संघ के अधिकार भी सीमित थे, जिनसे गवर्नर जनरल मनमानी कर सकता था। चौथा, इसमें राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा की गई। अखिल भारतीय नौकरियों तथा सेना आदि पर गृह सरकार के अधिकार सुरक्षित रहे। अंग्रेजी सम्राट की सर्वोच्च सत्ता कार्यकारिणी के अध्यक्षों के विशेषाधिकार, प्रांतीय स्वतंत्रता का आंतरिक रूप, नौकरशाही का प्रभाव भारत के जनवादी शासक और राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा को दृष्ट नहीं कर रहे थे। पांचवा, यद्यपि संपूर्ण देश में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का विशेष विरोध हुआ था, फिर भी 1935 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा इसका विस्तार किया गया। इसके द्वारा भारत के हिंदू व हरिजनों को भी पृथक करने की कोशिश की गई थी। मुसलमानों को पहले ही पृथक किया जा चुका था। इस तरह अंग्रेज की फूट डालो और शासन करो नीति सफलतापूर्वक चली रही थी। छठवां, इस अधिनियम के द्वारा अल्पमतों की रक्षा के लिए अनेक रक्षा कवच तथा आरक्षण किए गए थे। अतः अल्पमत सदैव अपने हितों की रक्षा के लिए अंग्रेज की तरह देखते थे और उनके सहायक बन जाते थे। इससे भारत की अखंडता नष्ट होती जा रही थी। प्रश्न 19 बा 1935 ईस्वी के अधिनियम के अनुसार संघीय विधानमंडल। प्रश्न पहला, राज्यसभा। दूसरा, संघीय सभा। पहला, राज्यसभा। राज्यसभा में कुल 260 सदस्य होते थे, जिनमें देसी रियायतों को उनकी आबादी से अधिक 40% स्थान अर्थात 104 स्थान दिए गए थे। बाद में यह स्थान देसी रियायतें में उनके महत्व व स्तर के हिसाब से बांट दिया गया था। देसी रियायतों की प्रजा इन सदस्यों को चुनने का अधिकार नहीं रखती थी, इसलिए यह प्रतिनिधि वास्तव में जनता के प्रति न होकर राजाओं के तथा अंग्रेजों के चाटुकार थे और वे भारत की प्रगति की कभी कोई बात नहीं करते थे। वे वरन अंग्रेज की ही जी हुजूरी करते थे। उपरोक्त के अलावा शेष 156 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों के थे, जो सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली के आधार पर चुने जाते थे। इसमें 6 सदस्यों को अपनी इच्छानुसार गवर्नर जनरल महिलाओं, दलितों, वर्गों तथा अल्पमतों के लिए नामजद कराते थे। प्रांतों में भी देसी रियायतों की तरह स्थानों का बंटवारा समान नहीं था। हिंदू सामान्य चुनाव क्षेत्र में थे। इसके अलावा यूरोपियन, आंग्ल भारतीय संप्रदाय व ईसाइयों के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव, हरिजनों के चुनाव भी अप्रत्यक्ष होते थे। राज्य परिषद या राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 9 वर्ष था, जिसमें से 1/3 सदस्य प्रत्येक 3 वर्ष बाद रिटायर हो जाते थे और उनका स्थान नए सदस्य ग्रहण कर लेते थे। कार्य के पूर्ण इस सदस्य को भंग नहीं किया जा सकता था। मताधिकार केवल धनवान लोगों को, जिनकी संख्या संपूर्ण भारत में 1 लाख थी, दिया था। दूसरा, संघीय सभा। संघीय सभा विधानमंडल का निचला सदन था, जिनके कुल 375 सदस्यों में से 250 स्थान ब्रिटिश प्रांतों को दिए गए थे, जिनमें से 19 हरिजनों, 6 सिखों, 42 मुसलमानों, 4 अग्लो भारतीय संप्रदाय, 8 यूरोपियनों, 8 भारतीय ईसाइयों, 15 व्यापारी वाणिज्य, 7 जमींदारों, 10 मजदूरों व 9 नारियों के लिए आबादी को देखते हुए
देखते हुए देसी रियायतों की तुलना में ये स्थान कम थे। देसी रियायतों को दिए गए 125 स्थान देसी शासक अपनी इच्छा से भरते थे। हिंदुओं की संख्या कुल आबादी 75% थी, परंतु इसके स्थान अल्पमत के बराबर थे। इसके चुनाव अप्रत्यक्ष होते थे। प्रांतीय विधानसभाओं के प्रत्यक्ष चुनाव के सदस्य संघीय सभा के लिए अपने अपने संप्रदाय के सदस्यों को चुनते थे, जिनकी अवधि 5 वर्ष थी, परंतु गवर्नर जनरल समय के पूर्व भी इसको भंग कर सकता था। केंद्रीय मंत्रिमंडल की शक्तियों में अग्रलिखित। पहला, कार्यकारिणी शक्तियाँ। मंत्रिपरिषद राज्यसभा की तरह जिम्मेदार नहीं था, बल्कि वह केवल संघीय सभा की तरह जिम्मेदार थी। इसका सीधा अर्थ यह है कि अविश्वास प्रस्ताव पास करके केवल संघीय सभा ही उन्हें हटा सकती थी। गवर्नर जनरल के सलाहकारों को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा दोनों में से कोई भी सदन हटा सकता था। शासन संबंधी प्रश्नों को उत्तर मंत्रियों व सभा सांसदों को और दोनों सदनों के सदस्यों को देना पड़ता था। दोनों सदन मंत्रियों के विरुद्ध काम रोको प्रस्ताव भी रख सकते थे। किसी भी विषय पर प्रस्ताव पास करके दोनों सदन गवर्नर जनरल के पास भेजे सकते थे, जिन्हें माना यह इसकी इच्छा अनुसार पर निर्भर करता था, जो लोकतंत्र के साथ क्रूज मजाक थी। अनेक मामलों में गवर्नर जनरल को स्वेच्छाकारी शक्तियां दी गई थी, उन पर विधानमंडल नियंत्रण नहीं ला सकता था। दूसरा, विधायी शक्तियां। संघीय विधायी शक्तियों मंत्रिमंडल संघीय विधानमंडल को संघीय सूची व समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार था। देसी रियायतों ने स्वीकृति लेख द्वारा जो अधिकार केंद्र को दिए थे, उन पर संघीय विधानमंडल कानून बना सकता था। जब गवर्नर जनरल किसी प्रांत से संकटकालीन स्थितियों की घोषणा कर दे, तब यह प्रांतीय विषयों पर भी कानून बनता था। कोई भी बिल कानून तभी बन सकता था जब दोनों सदस्यों द्वारा पास होकर गवर्नर जनरल की स्वीकृति प्राप्त कर लेता था। यदि किसी बिल पर दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो जाता था, तो दोनों की स्वीकृति बैठक बुलाकर उसमें पास कराया जाता था। इतना होने पर भी इससे 1935 ईस्वी के अधिनियम के संशोधन का अधिकार नहीं था और गवर्नर जनरल की सर्वोच्च सत्ता देश में बनी हुई थी। वह किसी भी बिल को निषेध कर सकता था। वित्तीय शक्तियाँ। 1935 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा आर्थिक मामलों में दोनों सदस्यों की शक्तियाँ बराबर थी, परंतु बजट पहले केवल संघीय सभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता था। दो भाग थे, संघ के राजस्व पर पारित व्यय, शेष व्यय। जहाँ तक भारतीय राजस्व पर भारित व्यय का संबंध था, इसके बारे में संघीय विधानमंडल बहस तो कर सकता था, परंतु कोई कटौती नहीं कर सकता था। लगभग 80% बजट भारित व्यय में आ जाता था। गवर्नर जनरल या अंतरिम रूप से निर्णय कर सकती थी कि कौन सी रकम भारित व्यय में सम्मिलित की जाएगी। इस तरह से 80% बजट संघीय विधानमंडल का कोई नियंत्रण नहीं था। शेष 20% बजट अनुदान के लिए मांगों के रूप में पेश किया जाता था। इस खर्चों में विधानमंडल कोई भी कटौतियां कर सकता था और वह किसी भी कटौती हुए रकम की मंजूरी दे सकता था। भारतीयों ने इस संघीय भाग का बहुत अधिक विरोध किया, जिससे संघीय विधानमंडल नहीं बन सका।